Hello learners, welcome to your very own channel Let's Inspire Each Other. So यहाँ पे हम कर रहे थे आपके सैबी ग्रेड ए की फुल प्रिपरेशन, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ जो आपकी मैनेजमेंट की मैराथन क्लास या आपकी और भी क्लासेस थी वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई। एंड अब चूँकि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैनेजमेंट की एक मैराथन क्लास। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली सुन लोगी तो आपके जितना भी मैनेजमेंट का सिलेबस है आपको एग्ज़ाम के अंदर आपका जल्दी से कवर अप हो जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपने ये टॉपिक पहले कर लिया है तो आपकी फुल प्रूफ रिवीजन इसके साथ हो जाएगी। सो जल्दी से अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं आपकी सिलेबस के अंदर उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट क्या होती है, उसका नेचर, स्कोप, मैनेजमेंट की कंप्लीट प्रोसेस, द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप के टास्क, स्टाइल्स, थ्योरीज और एक सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एन इफेक्टिव लीडर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट, उसके गोल्स, मोटिवेशन की थ्योरीज, ये सब कुछ बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको कवर करवाया जाएगा। सो डू वॉच कि आप इसे कम्प्लीटली देखिए और विद इन 2 एंड मैक्सिमम 3 आवर्स के अंदर आपका ये जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका मैनेजमेंट है तो ये आपकी एक लास्ट मिनट रिवीजन भी हो जाएगी, सो आपको अच्छे से याद भी रह पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट होती क्या है, तो कून्स के वर्ड के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट। कून्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू, कि जो भी थिंग्स क्या होते हैं, कोई भी हमारा वर्क है उसको हम करवाते हैं एंड करते हैं। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू का मतलब करवाना, एंड विद द पीपल, उनके साथ मिलकर करना, इन ए फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कि किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर टीम के अंदर हम काम करते हैं तो मैनेजमेंट क्या होती है कि लोगों से काम करवाना और उनके साथ मिलकर काम करना, ये क्या होता है आपकी मैनेजमेंट। और लुइस एनल ने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। लुइस एलन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है कि जो भी काम एक मैनेजर करता है ना उसको हम क्या बोल देंगे कि वो आपकी क्या है, मैनेजमेंट। लेकिन मैम मैनेजर कौन कौन से काम करता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि मैनेजर क्या क्या काम करता है। ठीक है, ये था आपका बेसिक मीनिंग मैनेजमेंट का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है या फिर जो मैनेजमेंट है वो क्या कैसा है, कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले इट इज़ अ सम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक पीपल का ग्रुप होता है वो मिलके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हम मैनेजमेंट बोल देते हैं। पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी पीपल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी का क्या है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तो नहीं ना होता कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करना है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ही लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि मैनेजमेंट, जब हमने बात की थी, हमने कूंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की, तो उसने बोला था कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, किसका, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना और खुद काम करना उनके साथ मिलके। लेकिन क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक आर्ट नहीं, इसके अलावा ये क्या है, एक साइंस भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि ये एक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसे मैनेज करना है। और साइंस क्यों है, क्योंकि इसकी एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप चलकर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव वे के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर हम बात करें कि जो आपका मैनेजमेंट है ये क्या है, इसका नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है कि जो मैनेजमेंट है उसको हम बहुत सारे फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर ही पड़ती है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली के अंदर जो भी हमारी हम बजट बनाते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई, है ना। इस तरीके से जो भी हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने डे की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, किसे हर एक फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें मार्केटिंग करनी है तो हम देखेंगे कि मार्केटिंग की क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या प्लान है हमारा मार्केटिंग को लेकर, उसको हम क्या बोल देंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर हम इसके बाद हम आगे ना स्कोप करेंगे मैनेजमेंट का, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, कि ये सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसके अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। और नेक्स्ट वन है आपका गोल ओरिएंटेड। वो तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट क्यों की जाएगी, किसी न किसी गोल के लिए को लेकर ही की जाएगी। अगर मान लो आपकी लाइफ में आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको ये है कि बस मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, मुझे बस सोना है, खाना है, पीना है, बस यही करना, तो आपको लाइफ में मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। रियलिटी के अंदर हमारे गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप किसी एग्ज़ाम को आपको देना है तो आप सारा पहले से मैनेज कर लोगे ना कि कितना टाइम मुझे किस चीज़ को देना है। इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। तो ये नेसेसरी है कि मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई गोल आपका होगा, उसी गोल को लेकर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। उसके बाद आती है इफेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो बात बहुत पुरानी हो गई जब हम ये कहते थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए और वी नीड लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। आ, अब आज से काफ़ी ईयर्स पहले जब लोगों को दे हैव टू डू एनी बिजनेस, सो व्हाट दे डिसाइड कि अगर उनको करना है तो उन्हें क्या चाहिए, उनको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। लेकिन आज ये जो मैनेजमेंट है ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करनी है ना तो आपको मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। नो डाउट आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन अगर आपने उनका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं ना किया तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। वो कैसे मैम, अगर मेरे पास लैंड है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास काम करने के लिए लोग भी हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं प्रोडक्शन कर पाऊँगा। बच्चे, अगर आप मैनेज नहीं करोगे, आपके लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके अंदर जो वर्क की डिवीज़न नहीं है कि कैसे कौन कौन वर्क करेगा, वो झगड़ते रहेंगे, स्ट्राइक्स होंगी, वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। और अगर आपने कैपिटल जो आपके पास मनी है उसको मैनेज नहीं किया कि कितना मनी का आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, कितनी आप वेजेस पे करोगे, तो हो सकता है कि आप सारा का सारा रॉ मटेरियल फर्स्ट टाइम में ही ठीक है। जो आज के टाइम में आपकी मैनेजमेंट है ना बच्चे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक फंक्शन, कि जो आपका हमारा मैनेजमेंट है ये बहुत ही डायनेमिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लानिंग कर ली कि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन क्या हमारा जो फ्यूचर है, प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। और प्लानिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जब हम आगे प्रोसेस करेंगे मैनेजमेंट की तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है। जो आपकी प्लानिंग है, सबसे पहला पार्ट ही प्लानिंग का आता है। तो वो हमारी क्या है कि अगर हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग भी चेंज होती रहेगी। तो उसी वजह से क्या है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर की, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, कि आज के टाइम के अंदर ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन बन के सामने आ रहा है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कंपनीज़ के अंदर फाइनेंस मैनेजर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैनेजर्स हैं। वो सभी मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट क्या है, इसलिए हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। सो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट की प्रोसेस को समझ लिया ना अच्छे से प्रॉपरली, आप इस प्रोसेस को समझ लो
उसके बाद मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, इट्स एन वेरी इजी टॉपिक। बस एक बार आप जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है अच्छे से उसको समझ लो। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लानिंग। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसको अच्छे से समझ लो। ये जो आपकी कंप्लीट प्रोसेस है, वैसे तो वन बाय वन इसका आगे भी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन व्हाट आई कि मैं बड़े ही सिंपल वे में ना इसी स्लाइड से आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझा दूँ। ठीक है, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, इसको हम डे टू डे लाइफ में भी लेके चलते हैं। एग्जांपल ले लो कि आपके घर में कोई भी फंक्शन है ना, कोई इवेंट है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई मैरिज फंक्शन है आपके घर में। उसकी हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसको एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। भाई प्लानिंग के अंदर हम क्या कुछ डिसाइड करेंगे, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है, कि हमें एक मैरिज फंक्शन को मैनेज करना है, एक मैरिज फंक्शन को अरेंज करना है, व्हेन टू डू। और ये जो मैरिज होगी, इससे पहले जितना भी फंक्शन है, संगीत का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शंस है, ये सब हमें कौन कौन सी डेट्स पे करने हैं, हाउ टू डू, और हम किस किस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे, एंड हु टू डू, और कौन लोग होंगे जो इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने सारी प्लानिंग कर ली कि कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ये आपका क्या हो गया, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड असाइन एक्टिविटीज़ एंड डेलीगेट अथॉरिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, मान लीजिए मुझे उस शादी को मैनेज करना था, तो मैंने कर लिया सारी प्लानिंग की भी कब करना है, ये प्लानिंग होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, सब कुछ प्लान करने के बाद मैंने उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे मैंने डिवाइड किया, कि जो भी वर्क था, जैसे मैंने अपने घर के अंदर लोगों के अंदर जो काम था उसको बांट दिया। ये जो कैटरिंग का काम है ये संभालेगा, ये जो डीजे है, लाइटनिंग है, डेकोरेशन है, ये सारे पहले मैंने कामों को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वर्क मुझे परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन मैंने उनको क्लासीफाई किया कि ये जो वर्क हैं, कि जो कैटरिंग का है, ये डीजे का है, ये जो मेहंदी का फंक्शन है, ये कब कब होने हैं, एंड असाइन एक्टिविटीज़, और उनको मैंने असाइन कर दिया भी ये भैया आप करोगे, कि जो भी डीजे एंड कैटरिंग है वो आप संभालोगे, ये जो मेहंदी और संगीत का काम है वो मेरी सिस्टर करेगी। ये सब कुछ मैंने उनको असाइन कर दिया, और असाइन करने के साथ साथ मैंने उनको अथॉरिटी भी दे दी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि ये आपका ही काम है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे, क्योंकि ये काम मैंने आपको दे दिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कोई भी गड़बड़ हुई तो आप मेरे को आंसरेबल होगे। ठीक है, काम तभी अच्छे से होगा ना अगर मैं आपको कोई भी काम दे दूँ, लेकिन मैं कहूँगी अगर आप गलत भी कर दोगे ना तो आपकी जिम्मेवारी नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं करोगे। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो इसका सेकंड स्टेप होगा, जिसके अंदर हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आपकी सिर्फ अथॉरिटी नहीं मिलेगी काम करने की, साथ साथ आप आंसरेबल भी होगे। ठीक है, चलो जी, ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि जो घर घर वाले लोग हैं ना, उनका तो हो गया, लेकिन हमें कुछ और लोग भी चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। जैसे हमें कुछ वेटर चाहिए, या फिर हमें ना एक ऐसा बंदा चाहिए जो ना सारे काम को अच्छे से मैनेज कर दे, मतलब और लोग भी चाहिए। जैसे कोई मेहंदी लगाने के लिए चाहिए, कोई अलग से डेकोरेशन के लिए हमें जो लोग चाहिए। तो हमने जो मेन वर्क था वो तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें पता चला कि हमारे पास क्या है कि और भी नीड है। तो वो आपका कौन सा स्टेप आ जाएगा, वो आपका आएगा थर्ड स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मैन पावर प्लानिंग, कि हम प्लानिंग करेंगे कि कितने लोग हमारे पास हैं इस पूरे इवेंट को मैनेज करने के लिए, और कितने लोगों की हमें और ज़रूरत है। और फिर हमें पता चला कि हमें ना कुछ 4 से 5 लोग चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने क्या की, रिक्रूटमेंट की। हमने कहा भी हमें लोग चाहिए तो भी आओ, है ना। बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, जैसे हमने कोई एडवर्टीज़मेंट की या अपने किसी रिलेटिव को बोल दिया भाई हमें लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने हमारे पास काफ़ी सारे शेफ़्स आए, है ना, अलग अलग कैटरिंग वाले आए।
तो उसको हमने क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं कि हाँ जी आप आओ, और उसके बाद उनको हम देखेंगे कि हाँ जी ये कैसी डिशेस बना रहा है, ये वाला जो शेफ़ है या जो वेटर है, ये इसकी सर्विसेज कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हमने क्या कर ली, सब कुछ एनालिसिस करके हमने क्या कर ली, सिलेक्शन कर ली भी हाँ जी ये जो है ये इस कैटरिंग वाली पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं, इस डेकोरेशन वाले भैया को हम सिलेक्ट करते हैं भी, ये जो हमारी क्या होगी, हमारी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आप काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट कर देते हो और कुछ लोगों को क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद क्या होगा आपकी, उसके बाद हम उनको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। भई आपने बहुत सारी मैरिज में आगे पहले खाना बनाया होगा, लेकिन जो हम है ना, हमारा कुछ अलग टेस्ट है ना, कि हम मान लीजिए कि हमें सिर्फ वेज चाहिए, हमें नॉन वेज बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उनको हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देंगे भाई हमारे अकॉर्डिंग आपको कैसे बनाना है। फिर उसको हम क्या कर लेंगे, प्लेसमेंट कर देंगे कि उनको फाइनली अपॉइंट कर देंगे भाई इस डेज को हमारे फंक्शन है तो भैया आप आ जाना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये, तो हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे नॉर्मल मैरिज फंक्शन को हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमने किसी इंसान को रख लिया, उसको रिक्रूट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया है ना, उसको ट्रेनिंग दे दी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस उसके काम करने के बाद कि उसका काम कैसा है, उसको अप्रेज करेंगे, ठीक है। अप्रेजल के अंदर क्या आएगा कि हम देखेंगे कि इसका काम कैसा है, कि अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी प्रमोशन कर देंगे, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो क्या कर देंगे, डी प्रमोशन कर देंगे। प्रमोशन का आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको प्रमोशन समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्कूल की एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपके स्कूल के अंदर जो कोई भी वाइस प्रिंसिपल था ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, जब आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है ना, तो फिर जो मैनेजमेंट थी आपकी स्कूल की, उन्होंने क्या कर दी कि आपके वाइस प्रिंसिपल को प्रमोट करके प्रिंसिपल बना दिया। बिकॉज जो आपका प्रिंसिपल था ना, वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसकी कुछ परफॉर्मेंस में थी कमियाँ, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको वाइस प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल। तो ये क्या होगी, डिमोशन होगी कि हमने उसकी प्रमोशन नहीं की। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं, ये सारा का सारा स्टाफिंग का ही पार्ट होता है, और इसी के अंदर ही हम बताएंगे कि कितनी रेम्युनरेशन दी जाएगी, ठीक है। और अपने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि शादी के एंड में उन्होंने किस तरीके से सारा काम किया। उसके बाद हम उनको और प्रमोट करेंगे ना, अपने रिलेटिव्स को भी बताएंगे कि हमने वो वाले ना डीजे वाले को बुलाया था, उसने बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया, और वो वाले हमने कैटरिंग वाले बुलाए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिशेस वगैरह बनाई, है ना। तो ये उनका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद जब हमने रिक्रूटमेंट वगैरह कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर मैं कौन हूँ, मैं एक लीडर की तरह एक्ट कर रही हूँ, है ना, बिकॉज मैं ही मैनेज कर रही हूँ सारी इवेंट को, और मैं ही सबको सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। तो मैं किसका रोल प्ले करूँगी, मैं एक लीडर का रोल भी प्ले करूँगी कि मैनेजमेंट इन एक्शन इट इन्वॉल्व्स लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। कि मैनेजमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लीडर बनना पड़ेगा, और मुझे क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। मैंने सबको काम डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उनको डायरेक्शंस दूंगी कि हाँ जी अब आप ये काम कीजिए, अब आप ये काम कीजिए। उनको मोटिवेट करूंगी कि आप अच्छे से अच्छा काम करो, ताकि जो काम है वो प्रॉपर टाइम्स एंड प्रॉपर वे के अंदर हो जाए, है ना। बिकॉज उन लोगों के लिए नो डाउट उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा कि जो मैरिज का फंक्शन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर कौन है, मैं हूँ ना, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी मेरे अंडर टीम वर्क कर रही है, मैं उनको मोटिवेट करूँ कि हाँ जी आप ये काम अच्छा कर रहे हो, है ना, ताकि वो और मोटिवेट होकर और काम को भी अच्छे से करें। ये आपका किसके अंदर आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कि जितने भी हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, जो अलग अलग लोगों को हमने डिवाइड किए, उनको हम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा अपना अलग ही किया जा रहा है कि बस ना मेरा काम सिर्फ यही है कैटरिंग को देखना, अगर बाहर कोई डीजे वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं उसमें कॉपरेट नहीं करने वाला। नहीं, हम उनको वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करवाएंगे कि हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये सारा कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। सो ये भी क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। एंड लास्ट जो स्टेप है वो आपका मैनेजमेंट का क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे कि है ना, किस किस तरीके से हम मैरिज फंक्शन का ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जिस जिस तरीके से हमने सोचा था सारा करने का, जो हमने प्लानिंग की थी, ये अब तक जो हम मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर पहुँचे हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे
क्या सारा कुछ जैसे हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ, ठीक है, ये देखो लिखा है ना, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फाइंडिंग वेरिएंसेस, कि क्या कोई कमियां हैं। वेरिएंसेस का क्या मतलब है कि जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमने एक्चुअल में किया, इसके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आई, क्या क्या कमियां रह गई। तो अगर वो कमियां रहेगी फिर हम रीजंस देखेंगे कि क्या रीजंस की वजह से वो जो कमियां थी वो रहेगी, कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे हम उस काम को क्यों नहीं कर पाए। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हमारे और किसी ब्रदर सिस्टर की मैरिज होगी तो वहाँ पे भी अगर हमें उसको मैनेज करना होगा तो वहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि इन इन रीजंस की वजह से लास्ट टाइम जो हमारे रिजल्ट्स थे वो थोड़े से डेविएट हो गए थे, तो अगली बार हम उनका क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सो आई होप कि इस थोड़ी सी इनफॉर्मल एग्जाम्पल के साथ आपको जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट जो इसकी हम करेंगे, इसके प्रोसेस की बात करेंगे, इसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जिसकी हमने अभी अभी डिटेल के अंदर बात की है, ये आपको बहुत ही ईजी हो जाएंगे करने। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दैट चैनल, है ना। सो उसके बाद बात आती है प्लानिंग की। प्लानिंग हमने पहले बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा फिर हम देख लेते हैं कि क्या होती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इट्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सोचना। प्लानिंग हम डे टू डे करते ही हैं। इट ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड, हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपके एग्ज़ाम है तो आप प्लानिंग करते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कब कवर करूँगा, किस तरीके से मुझे इस सब्जेक्ट को कवर करना है। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ये एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद आपकी प्लानिंग ख़त्म ही हो जाएगी। उसके बाद आपकी अगली प्लानिंग कि आपका जो मेंस का पेपर 2 है उसको आप कैसे दोगे, फेज़ 2 के अंदर कैसे जाओगे, इंटरव्यू के अंदर कैसे जाओगे। तो प्लानिंग बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज़ बिगिनिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे अभी अभी हमने प्रोसेस की, प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा कि जो प्लानिंग है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, नो डाउट प्लानिंग से हो रही है। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, कि जो प्लानिंग का मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि जो हमारा मेन गोल है जिसको हम अचीव करना है उसी को लेकर तो हमने प्लानिंग की थी, है ना। ये सारा हम पहले कर चुके हैं। सो ओके, वेरी गुड। उसके बाद है आपका प्लानिंग के प्रोसेस, कि भाई प्लानिंग करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले रिकग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, जैसे कि हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आपको एक नीड अराइज हुई कि आपको इस फंक्शन को ना अच्छे से मैनेज करना है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, लेकिन आपको लगा कि जो आपके रिलेटिव्स की मैरिज फंक्शंस हैं ना उसमें कुछ कमियाँ हैं, तो मुझे ना ये कमियाँ नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं ना प्रॉपरली इस इवेंट को मैनेज करूँगी खुद के अंडर। तो ये हमारी क्या एक नीड अराइज हुई कि हमें क्यों प्लानिंग करनी है। देन गैदरिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फिर हमने देखा कि हम किस किस तरीके से इसे कर सकते हैं, कौन कौन से वेज़ हैं। फिर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ठीक है, पहले हमने वेज़ देख रहे कि किस किस तरीके से हम कर सकते हैं जो हमारी मैरिज सेरेमनी है इसको अरेंज कैसे करना है वो ऑल। फिर हमने देखा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्लान हमें सेट बैठ रहा है। एंड डिटर्मिनिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का क्या मीनिंग होता है, प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, कि प्लानिंग के अंदर बिना हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि इन फ्यूचर अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, वो सारी प्रेमिसेस हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, बिकॉज हमारा फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। जैसे हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, एकदम फ्लोरल डेकोरेशन करेंगे जो भी हमारा मेहंदी फंक्शन होगा, लेकिन एट अ टाइम फॉर एग्जांपल, है ना, कि हमको फ्लावर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले तो हमने थोड़ी सी लाइटनिंग कर ली, डेकोरेशन को चेंज कर लिया। तो ये सारे के सारे प्रेमिसेस हम प्लानिंग के अंदर ही लेके चलते हैं, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर ही। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आपका जो लास्ट स्टेप है आप उसके ऊपर आओगे, एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, कि जो वेज आपने देखे थे, जो आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने देखे थे कि किस किस तरीके से आप देखोगे, तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे, अपने एक प्रॉपर प्लान को सिलेक्ट कर लोगे कि ये वाला जो प्लान है इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कर चुके हैं मैम, ये हमें अच्छे से पता। सो वेरी गुड, अगर आपको पता है तो एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ लो भी कि लुइस एलन जी क्या कहते हैं। लुइस एलन जी कहते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि जो भी आपका वर्क को परफॉर्म करना है आप पहले से देखोगे कौन सा वर्क परफॉर्म करना है।
फिर उसको डिफाइन करोगे और फिर क्या कर दोगे, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पता है मैम हमें, एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि उनको इस तरीके से काम डिवाइड करेंगे कि जो लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए कि आपका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कि आपको अफेक्टिवली जो भी हमारी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करना है, अचीव करना है। इसके बाद हम कर लेते हैं जी प्लानिंग की। जैसे हमने प्रोसेस किस तरीके से थोड़ी सी देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस होगी, वो तो आपको पता ही है, वैसे हमने बड़ी डिटेल के अंदर किया मैम, वी नो, है ना। टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, टू ग्रुप द वर्क, टू असाइन दिस ग्रुप एक्टिविटी टू वर्क और इंडिविजुअल्स, टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने देखा था ना, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की थी, टू कोऑर्डिनेट दिस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, इसको हम कोऑर्डिनेट भी करेंगे, कि हमने किया था ना कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे हम डायरेक्टिंग स्टाफिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो मैम हमें स्टाफिंग भी अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन कौन सो डोनल क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू डिफाइनिंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, अप्रेजिंग, सिलेक्टिंग, कंपनसेटिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे वो तो हमने थोड़ा सा इनफॉर्मल एग्जाम्पल लिया था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फॉर्मली एक्सप्लेन करना चाहें तो कौन सी क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, स्कूल को क्या चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए, फिलिंग कि स्टाफ को लेके आना, एंड कीपिंग फिल्ड कि जो सब्जेक्ट का हमें स्टाफ चाहिए उसको फिल्ड ही रखना, कि वो जो पोजीशन है ना वो वैकेंट ना हो इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिफाइनिंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट। हम ये डिफाइन करते हैं कि इतने इतने टीचर्स की हमें ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको बुलाओगे। फिर जो आपके टीचर्स होंगे उनकी अप्रेजिंग करेंगे कि जो टीचर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उनकी अप्रेजिंग करेंगे एंड उनको ट्रेनिंग वगैरह, और ठीक है, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले क्या होगी, मैन पावर प्लानिंग। जैसे कि किसी भी कॉलेज को टीचर्स चाहिए तो उन्होंने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के उनको कितने कितने टीचर्स चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पहले रिक्रूटमेंट क्या है, आपकी एक पॉजिटिव स्टेप है, प्रोसेस है, जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करोगे कि हाँ जी ये हमारी जो पोजीशंस है वो वैकेंट है हमारे कॉलेज के अंदर, सो आप लोग आइए। उसके बाद उनका इंटरव्यू है ना, रिटन टेस्ट, अलग अलग वे के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ लोगों को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और बाकियों को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज हमें सिलेक्ट तो उतने ही करनी है ना जितनों की हमें रिक्वायरमेंट है, हम सभी के सभी को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो हमने सिलेक्ट किए उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि मैम हमारे कॉलेज में हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस वे से आपको टीच करना है। हो सकता है कि जिस स्कूल या कॉलेज में आप पहले टीच करवाते थे वहाँ पे आप वाइट बोर्ड्स को यूज़ करते थे, लेकिन हमारे कॉलेज के अंदर हम थ्रू पीपीटी, थ्रू डिजिटल जो बोर्ड्स हैं उनके थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके बाद हम उनको ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेस कर देंगे कि हाँ जी अब आप समझ चुके हो कि किस किस तरीके से जो डिजिटल बोर्ड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, तो अब आप कॉलेज के अंदर आ जाए, बच्चों को पढ़ाओ। फिर उसके अंदर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड अप्रेजल, ठीक है, कि उनकी अप्रेजल करेंगे कि अगर अप्रेजल हमने पहले भी बात की, अगर वो अच्छा काम करे तो उनको प्रमोट कर देंगे। या फिर हमें लगता है कि जो मान लीजिए हमारे कॉलेज की 2 ब्रांचेज़ हैं तो हम उनका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि एक ब्रांच से हम उनको दूसरी ब्रांच के अंदर डिटर्मिन कर दिया। और जो अप्रेजल होता है ना, जो हम देखते हैं कि जो टीचर है वो कैसा कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करते हैं। रेम्यूनरेशन क्या होती है, जो भी हम उनको सैलरी वगैरह पे करते हैं वो आपकी आएगी स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको स्टाफिंग का प्रोसेस भी सारा क्लियर हो गया होगा। मैम ये तो हमें पहले ही क्लियर था, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टिंग की भी हमने बात कर ली कि इसके अंदर आपका कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। लीडरशिप के बारे में हम आगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, मोटिवेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बारे में, आप कम्युनिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सुपरविजन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सुपरविजन क्या होता है, कि हम उस काम को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल
कि हमारा जो भी काम है, मान लीजिए एज अ टीचर मैं किसी कॉलेज में टीच कर रही हूँ, है ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं या वहाँ पे जो एचओडीज़ हैं वो देख रहे हैं, वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि क्या मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं क्लासेस में जाती हूँ और बच्चों से बातें करके वापस आ जाती हूँ। तो ये सारी जो कहते हैं कि सुपरवाइज़ करते हैं, उनके काम को चेकआउट करते हैं कि क्या जैसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें बेटर रिजल्ट लेके आना है हमारे कॉलेज का, क्या ये उसको अचीव करने में हेल्प कर पाएगी। सो ये आपका क्या होता है, सुपरविजन। ठीक है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज़ essential to channelize the activities of various individuals in the organization for the achievement of common goals. ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पीपल वर्क कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम ना अकेले अकेले वर्क करेंगे, हमें टीम में वर्क नहीं करना, हमें टीम के साथ वर्क नहीं करना, तो सोचो, है ना, कि एक जो हमें एक टीम के अंदर ही रहना है, तो उस टीम के अंदर अगर आप अलोन वर्क करना चाहते हो, आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ अपने सैलरी और अपने काम के बारे में देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है, एक टीम स्पिरिट भरना होता है। जो एक मैनेजर होता है उसका एक काम होता है कि वो लोगों के अंदर टीम स्पिरिट भरे, कि हमको एक टीम में रह के किस तरीके से लोगों के साथ कोऑपरेट करके हमें क्या करना है, काम को करना है। It is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common objective. कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका हमें ये पता चले कि ये किस किस वे के अंदर क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। ये हमने पहले ही भी किया कि ये हमारा क्या है, लास्ट स्टेप है। वैसे अगर हम बात करें कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, लेकिन मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग के बाद हम फिर से किसके पास आ जाएंगे, प्लानिंग के पास। और ये जो सर्कल है ना हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहता है, लेकिन स्टार्टिंग प्लानिंग से होती है एंड देन अनकंट्रोलिंग से, कंट्रोलिंग के बाद देन अगेन हम किसके ऊपर जंप करते हैं, प्लानिंग के ऊपर। सो कंट्रोलिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि क्या होता है, कि जो भी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उनको हम कंपेयर करेंगे हमारी परफॉर्मेंस के साथ, ऐसे वैसे हो रहा है या नहीं, है ना। वही देखो, डिटर्मिनिंग व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज़ इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। इफ़ नेसेसरी अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स। फिर हम देखेंगे कि एज वी हैव प्लान्ड द वर्क इज़ डन थ्रू द सेम, कि जैसे हमने प्लानिंग की थी कि क्या वैसे हमारा वर्क हुआ, अगर नहीं तो हम देखेंगे कौन कौन सी करेक्टिव मेजर्स हमें लेने हैं। ठीक है। उसके बाद इफ़ प्लानिंग इज़ द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग मे बी सेट टू द फाइनल स्टेज। जैसे हमने अभी बात की, प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल। कि देखो, कि अगर हम सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर रहे कि जैसे जैसे हमने अपने प्लान्स बनाई थी क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क अचीव हुआ या नहीं, तो हम सीरियस नहीं होंगे उस चीज़ को लेकर। जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों ही स्टेप्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सो जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है, जो तो हमने पहले ही बहुत बार हमने डिस्कस कर ली कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल को और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, फिर हम कोई वेरिएंसेस देखेंगे, और अगर जो वेरिएंसेस आई हैं उनको हमें कैसे रिमूव करना है उसके लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। सो ये थी आपकी होल प्रोसेस मैनेजमेंट की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि मैम हमने सारा कुछ समझ लिया कि मैनेजमेंट होती क्या है, इसकी फीचर्स क्या है ना। तो अब तो ना जो स्कोप है मैनेजमेंट का वो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए, बिकॉज मैंने आपको कहा था ना कि एक बार आपने प्रोसेस कर ली ना तो समझ लो आपने मैनेजमेंट कर ली। सो ये देखो, अब हम वन बाय वन करेंगे कि मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट।
सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी बता सकते हो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमें क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन के लिए हमें किस चीज़, कौन कौन सी मैनेजमेंट को हम यूज़ करेंगे, कि हमें क्या प्लानिंग करनी है, कि हमारे प्लांट की लोकेशन क्या होगी, हमारी प्रोडक्शन की पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से हम मटेरियल को हैंडल करेंगे, ये सारा का सारा कुछ। इसी वजह से जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रही थी कि मार्केटिंग के अंदर भी हम किसको यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे हमें मार्केटिंग की कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, हमें जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनका सर्वे करना है, वो सारे के सारे की प्लानिंग, वो सब कौन कौन करेगा, कौन कौन से लोगों को हम काम डिवाइड करेंगे मार्केटिंग का, ये सारा का सारा हमने अभी बात की किसके अंदर करेंगे, मैनेजमेंट। सो डेफिनेट सी बात है कि मार्केटिंग के अंदर भी हमें क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। उसके बाद फाइनेंस के अंदर भी हमें मैनेजमेंट चाहिए, कि जितना भी आप देखोगे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग करोगे कि क्या आपकी डिविडेंड पॉलिसी होगी, कितना आपको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ डिविडेंड देना है, कितना आपको रिटेन करना है, ये सारे के सारे की मैनेजमेंट आप किसके अंदर करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद अगर आपको अपने सिंपल ऑफिस के भी मैनेजमेंट करनी है ना, कि कितना आपको पेपर वर्क रखना है, कितना आपको डिजिटल वर्क करना है, कितने आपको, मतलब जितने भी वे से आप एम्प्लॉयज़ को देखोगे, मतलब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक छोटी से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, सभी के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई जो मैनेजमेंट का स्कोप है इट्स वेरी वाइड। एंड आज के टाइम में जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही असेंशियल हो चुकी है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो मैनेजमेंट क्या है, एक एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डील कर रही है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एज अ प्रोफेशन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एचआर मैनेजर्स हैं। एचआर मैनेजर्स क्या होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, जिन वो क्या करते हैं, वो पर्सोनल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्टाफिंग आपकी की थी। पर्सोनल क्या होता है कि जो भी आपका स्टाफ है उसकी मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स आप किसको बोलते हो, कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। और जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स या फिर एचआर मैनेजर्स, जिसको हम पर्सोनल मैनेजर भी बोल देते हैं। इसके अंदर वो देखेंगे कि कब हमें कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, उनको डेवलपमेंट देनी है, उनकी कितनी रिम्यूनरेशन देनी है, ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, आपका पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद वो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रोल ऑफ मैनेजर। ठीक है, वैसे तो हमें क्लियर हो ही गया कि मैनेजर का क्या क्या रोल होता है, लेकिन ये जो रोल है ये आपका किसने दिया है, मेंसबर्ग ने। जो मेंसबर्ग है इसने आपके बहुत सारे रोल्स दिए हैं, जैसे आपके इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल्स। ये जो 3 बेसिक टाइप के रोल्स हैं, देखो मिंट्सबर्ग भाई साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई कि जो मैनेजर है ना उसके बेसिकली 3 टाइप के रोल्स वो प्ले करता है। पहला इंटरपर्सनल रोल्स, देन इंफॉर्मेशनल रोल्स, एंड थर्ड वन इज डिसीजनल रोल्स। फिर मैम इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर क्या कुछ आएगा, देखो क्या कुछ आएगा। सो इंटरपर्सनल रोल के अंदर मैनेजर क्या करता है, वो एक रोल प्ले करता है फिगर हेड का। फिगर हेड क्या होता है मैम, फिगर हेड सिंपल सी बात है कि वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कि वो एक हेड के तरीके से वो क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन अ लीडर, एज अ लीडर एक्ट करेगा, है ना। इंटरपर्सनल रोल का क्या मतलब है कि वो बाहर वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो उनका रिलेशंस है उसको कैसे मेंटेन करेगा। एज अ लाइजन, लाइजन का क्या मीनिंग होता है कि वो लिंक इस्टेब्लिश करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हमारे क्या करेगा, लिंक्स को इस्टेब्लिश करेगा। ये क्या है उनके इंटरपर्सनल रोल्स। देन इंफॉर्मेशनल रोल्स, इन्फॉर्मेशनल रोल्स जैसे कि इसके नेम से क्लियर है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आएगी उसको मॉनिटर करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है या गलत है। फिर उसको डिसैमिनेट करेगा, कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसको सही लगी उसको वो कम्युनिकेट करेगा। डिसैमिनेट का मतलब है कि उसको आगे कम्युनिकेट करेगा, कि जिन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है उनको वो कम्युनिकेट कर देगा। कौन, मैनेजर। ठीक है, एंड एक्ट्स एज अ स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन कौन होता है, कि जो भी कम्युनिकेट करता है लोगों को सारी बात, स्पोक मतलब बोलता है, बोल के बताता है सारी बात, एज अ एक्ट करेगा।
उसके बाद ना एक टाइप के रोल्स और थे, यस, वो थे आपके डिसीजनल रोल्स, कि वो बहुत सारे डिसीजनल रोल्स भी लेता है। जैसे वो एज एन एंटरप्रेन्योर एक्ट करता है। मैनेजर क्या करता है, वो देखता है कि कौन कौन सी नई इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम और भी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, जैसे कि जो एचआर मैनेजर है वो देखेगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो कैसे उसको हैंडल करना है। रिसोर्स अलोकेटर, कि जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वो देखेगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनका कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सके। वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से अलोकेट करेगा ताकि उनकी बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। उसके बाद वो क्या करेगा, एक एज अ नेगोशिएटर एक्ट करेगा। नेगोशिएटर कैसे, फॉर एग्जांपल एज अ मैनेजर मुझे क्या चाहिए कि मुझे अपनी जो मैं कोई रेडीमेड गारमेंट्स की मेरी है, मतलब कि मैं गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ एंड उसके बाद उनको सेल करती हूँ, कि मतलब टेक्सटाइल के अंदर मेरा बिजनेस है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन चाहिए, तो वो मैं सप्लायर से बात करूँगी। वो सप्लायर करेगा कि भाई भाई हम ना आपको, मतलब सपोज कर लो कि वो बोलेगा कि हम आपको जो कॉटन है वो हम आपको 50,000 पर क्विंटल देंगे, लेकिन मैंने बोला भी नहीं, ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है ना। इस तरीके से मैं उसके साथ बार्गेनिंग करूँगी। ये क्या आएगी कि नेगोशिएटर, एज अ नेगोशिएटर भी एक्ट करता है मैनेजर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएट करेगा। सो आई होप ये सभी के सभी रोल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड ये तीनों के तीनों रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके अंदर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रोल ऑफ मैनेजर बाय मिन्सबर्ग। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे कि एंटरप्रेन्योर है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, या कुछ अलग से ऐड कर दिया कि, तो मतलब इस तरीके से इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो वो आपका टॉपिक आ गया है जी, लीडरशिप। सो व्हाट इज लीडरशिप? Leadership is the process of encouraging employees to work at their greatest ability। कि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करेंगे, किसके लिए, कि आप जितना अच्छे से अच्छा वर्क कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छा वर्क करो। क्यों? टुवार्ड अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल्स, कि जो भी हमारे डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। ठीक जी, ये था आपका लीडरशिप का मीनिंग। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लीडरशिप इज़ द अबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, कि ये एक मैनेजर की एबिलिटी होती है टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील, कि वो क्या करता है कि जो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंड्यूस करता है कि किस तरीके से आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को करना है। ठीक है, सो उसके बाद हम थोड़ी सी फीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स हैं लीडरशिप की। लीडरशिप इज़ बेसिकली आ पर्सनल क्वालिटी, कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि हो सकता है किसी पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों लेकिन किसी के अंदर ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत शाय होते हैं, लेकिन बहुत सारे वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना। लीडरशिप बाय एक्सरसाइजिंग लीडर बाय एक्सरसाइजिंग हिज लीडरशिप tries to influence the behavior of individual around him to fulfill certain predetermined objective। कि एक लीडर क्या करता है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को अपनी अकॉर्डिंग काम करवाता है, कि जाकि जो उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सके, वो फुलफिल हो सके। लीडर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप एक पर्टिकुलर वे के अंदर बिहेव करो। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड इंडिविजुअल विच अराइज आउट ऑफ फंक्शनिंग फॉर ए कॉमन गोल, कि जो भी लीडर और उसके फॉलोअर के बीच में रिलेशन होता उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर था। जैसे हमने मैनेजमेंट के अंदर बात की थी कि मैनेजमेंट का कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता, उसी तरीके से लीडरशिप का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप ये चाहते हो कि जो भी आपके फॉलोअर्स हैं आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, द सिचुएशन वेरिएबल्स ऑल्सो इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप, कि ये जो लीडरशिप है ना ये सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसा कि हो सकता है कि एक लीडर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर तो बहुत अच्छे से लीड कर रहा है टीम को,
लेकिन वही लीडर अगर वो थोड़ी सी भी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वो अच्छे से टीम को लीड नहीं कर पाता, वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। सो इसीलिए जो लीडरशिप है ये थोड़ी सी सिचुएशन के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। सो अब मैम हमने समझ लिया, अब ये तो बताओ, जैसे हमने बात की थी कि मैनेजर क्या कुछ करता है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि लीडर क्या कुछ करता है। हाँ मैम, लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, अभी बताती हूँ। देखो इसके अंदर बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है। एक जो लीडर है उसको हम एक मैनेजर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक मैनेजर होगा ना वो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का ही होगा, कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर हम मैनेजर को बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक मैनेजर है। लेकिन जो एक लीडर होगा ना वो एक इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का भी लीडर हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। लीडर एक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, लेकिन जो एक मैनेजर होगा वो हमेशा ही एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का होता है। ठीक है, सो क्या करेगा अच्छा लीडर, लीडर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ मोटिवेटर। वो जो भी लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है, किसी गोल को अचीव करना है। द लीडर एक्ट एज अ मेंटर, मेंटर मतलब एज अ टीचर एक्ट करेगा, कि जहाँ पे ज़रूरत है उनको टीच करेगा। व्हेन ही और शी हैज़ टू गाइड हिज हर टीम, जब उसको अपनी टीम को गाइड करना है तो एज अ टीचर उनको गाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा जो भी हमारे गोल्स हैं, अपने मेंबर्स को बताएगा कि ये जो गोल्स हैं, कि ऐसा ना हो कि जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, वो कुछ और ही गोल्स को लेके माइंड में चल रहे हैं, तो लीडर उनको क्लियर करेगा कि ये गोल्स नहीं है हमारे, पर्टिकुलरली ये गोल्स हैं। द लीडर मैनेज परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़, वो देखेगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि जो अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो इनसे बेटर परफॉर्म कैसे करवाया जाए। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ टीम मेंबर्स, कि जितने भी टीम मेंबर्स की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम भी किसका है जी, डेफिनेट सी बात है हमारे लीडर का। उसके बाद आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, सो लीडरशिप स्टाइल्स, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज स्टाइल लीडर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि लीडर एक फॉर्मल लीडर होता है, एक इनफॉर्मल लीडर होता है ना। कि फॉर्मल लीडर कौन होगा मैम, जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एक स्पेसिफिक हमने अपॉइंट किया हुआ है एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, वो क्या होगा हमारा फॉर्मल लीडर। और मैम इनफॉर्मल लीडर, जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया एज अ लीडर, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या बन गया, एक लीडर बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल, वो हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात कर ली। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑटोक्रेटिक लीडर। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ना, मतलब ये बहुत ही बोसी टाइप के लीडर होते हैं। मतलब इनका नेचर बहुत ही बोसी नेचर समझते हैं ना आप, कि मतलब वो ये चाहते हैं कि जितना भी वर्क है ना, कि हमने बता दिया सुबॉर्डिनेट्स को आपको ये काम करना, तो वो करेंगे। ठीक है, हम उनसे कोई भी सजेशंस नहीं लेंगे कि कैसे करना है या कैसे नहीं। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं ना, जब हम छोटे होते थे तो वो हमें क्या करते थे कि वो हमें सिर्फ बताते थे कि आपको किस किस तरीके से करना है, तो हमसे कोई सजेशंस नहीं ले जाते, बिकॉज हमें तब इतनी समझ नहीं थी, हम छोटे थे। वो ये सोचते हैं कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको इतनी समझ नहीं है, तो वो सिर्फ उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनके खुद से कोई भी सजेशंस वगैरह वो एंटरटेन नहीं करते। देन आता है पार्टिसिपेटिव लीडर्स। पार्टिसिपेटिव लीडर्स क्या करते हैं कि वो अपनी सुबॉर्डिनेट्स के सजेशंस लेते हैं, लेकिन उनको मानना ना मानना वो ज़रूरी नहीं है, वो लेंगे, लेकिन जो डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा वो उनका खुद का ही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके फ्री रेंज स्टाइल लीडर्स। ये वो लीडर्स हैं ना जो कहते हैं कि हमें ना अपने सुबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूरा विश्वास है, कि हम सारा का सारा डिसीजन मेकिंग भी कौन लेंगे, सुबॉर्डिनेट्स ही लेंगे, हम जस्ट उनको सुपरवाइज करेंगे, अगर उनको हमारी गाइड की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उनको गाइड करेंगे। हमें अपने सुबॉर्डिनेट्स को हमने फ्री कर रखा है कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी क्या कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इन स्टाइल के अंदर फ्रीडम इंक्रीज़ किया गया है ना, कि ऑटोक्रेटिक के अंदर वो सजेशंस भी नहीं दे सकते थे, बिल्कुल भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसकी, सुबॉर्डिनेट्स की। देन पार्टिसिपेटिव के अंदर उन्होंने सुबॉर्डिनेट्स के सजेशंस लिए, उनसे बात की है ना। एंड फ्री राइन के अंदर हमने उनको कह दिया कि आप ही क्या लो, डिसीजंस लो। ठीक है, उसके बाद आपके जो रेंसेस लिकिट्स हैं,
इन्होंने भी आपके कुछ लीडरशिप के स्टाइल बताए हैं कि इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं कुछ और जो हमारे स्टाइल हो सकते हैं लीडरशिप के, जैसे कि आपका एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। वैसे तो ये सारे वही हैं जो अपने अभी अभी डिस्कस किए हैं ना। एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो सिर्फ अपने ही डिसीजंस को लेके चलते हैं। ये जो आपका एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक होगा ना, इसके अंदर क्या होगा कि वो ना उसको सिर्फ काम से ही मतलब होगा। एक ऐसा लीडर जिसको सिर्फ यही है कि मुझे ना अपने एम्प्लॉय से जो भी वर्क है उसको पूरा करवाना है। अगर वो वर्क नहीं करेंगे ना तो वो उनको पनिश करेगा, ठीक है। उसको सिर्फ काम से ही मतलब है, लेकिन वो उनको सिर्फ पनिश ही करेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उनको रिवॉर्ड नहीं देगा, लेकिन अगर गलत करे तो पनिश करेगा। उसके बाद आता है बेनेवॉलेंट कि इसको भी यही होता है कि जो भी इसका वर्क है उसको कंप्लीट करवाए, लेकिन ये जो है ना अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड भी देगा, एंड अगर गलत करेंगे तो डेफिनेटली पनिश भी करेगा, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेटिव है वो सिर्फ पनिश ही करता है। बेनेवोलेंट क्या है कि वो उनको रिवॉर्ड भी देगा और पनिश भी करेगा जिस तरीके से वो एक्ट करेंगे। देन आएगा कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव क्या करेगा कि थोड़ा बहुत कंसल्ट करेगा, थोड़ा बहुत पूछ लेगा अपने सुबॉर्डिनेट से कि इस तरीके काम को हम कैसे करें, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद आएगा आपका पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव किस तरीके का होगा कि वो उनको बुलाएगा, उनको पास बिठाएगा, जो भी उनकी डेली टू डेली डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होगी उसके अंदर क्या करेंगे, सबॉर्डिनेट्स एक्चुअल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये सारे क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी लीडर्स हैं वो बिहेव करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। ओके, सो आई होप आपको ये सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड जो अब अभी तक जो वीडियो है हमारी ऑलमोस्ट 51 मिनट्स की हो चुकी है, मतलब नियर अबाउट एन आवर। सो आई थॉट कि हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी थ्योरीज हैं लीडरशिप की एंड मोटिवेशन की, उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगी। एंड आई प्रॉमिस कि डेफिनेटली वो वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, हम जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा देती हूँ, ठीक है। सो अभी जो हम जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं थ्योरीज को छोड़ के लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों की, उनको हम आज की वीडियो के अंदर क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं हम। बिकॉज थ्योरीज काफ़ी सारी हैं, उनको कवर करने में भी काफ़ी टाइम हमारा जाएगा, लेकिन इस थ्योरीज के बाद भी हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सो हम उन टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सो अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, एन सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एन इफेक्टिव लीडर। मैम, हमें ये सुनने में बिल्कुल सेम सेम सा लग रहा है कि सक्सेसफुल लीडर एंड इफेक्टिव लीडर। नहीं बच्चे, ये जो सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर दोनों में डिफरेंस होता है। सो बेसिकली मैं आपको एक समरी फॉर्म के अंदर बता देती हूँ कि इनका क्या डिफरेंस है, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम क्या कर लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे। एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो भी उसके गोल्स थे उनको अचीव कर लेता। मतलब कि जो भी उसकी फॉलोअर्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करके वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन वो जो गोल्स जो इन्फ्लुएंस किया, क्या उसने उसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्फ्लुएंस किया? नहीं। एक सक्सेसफुल लीडर अगर वो सिर्फ उनको शॉर्ट टाइम के लिए ही क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने गोल्स को अचीव करवा लेता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाए, चाहे वो फियर को यूज़ करके करवाए। लेकिन जो एक इफेक्टिव लीडर होगा ना, वो अपने फॉलोअर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बनाएगा कि जब जब भी लीडर बोलेगा ना तो फॉलोअर्स उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। वो उनको प्रॉपरली तरीके से क्या कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब कि जो एक इफेक्टिव लीडर होगा ना वो एवरी टाइम एक सक्सेसफुल लीडर होगा, लेकिन जो एक सक्सेसफुल लीडर होगा वो हमेशा एक इफेक्टिव लीडर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। सो एक सक्सेसफुल लीडर कैन बी इफेक्टिव और इनफेक्टिव, कि जो एक सक्सेसफुल लीडर है वो इफेक्टिव भी हो सकता है और इनफेक्टिव भी। इफेक्टिव तब जब वो उसके फॉलोअर्स को नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम भी क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए उनको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। और इनफेक्टिव अगर वो सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही उनसे काम करवा पाया। ए सक्सेसफुल लीडर इज़ वन हु कैन गेट हिज वर्क डन थ्रू हिज हर टीम, उसने काम करवा लिया,
नीड ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर आर सेटिस्फाइड बट शी इग्नोर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज हर टीम। कि जो एक सक्सेसफुल लीडर होगा वो क्या करेगा कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करेगा। वो देखेगा कि मुझे अपना काम करवाना है, किस तरीके से करवाना है। वो जो टीम है ना उसको एज अ मशीन यूज़ करेगा। वो उसको समझेगा नहीं कि वो भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन का उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है कि मुझे अपने काम को करवाना है, तो मुझे किसी भी तरीके से करवाना है। तो वो अपने फियर, थ्रेट, ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, यूज़ करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए। ठीक है। ए सक्सेसफुल लीडर इज़ अनएबल टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद हिज टीम मेंबर्स। कि वो उनके साथ डेफिनेट सी बात है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को डरा के धमका के उससे काम करवा रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आप उनको मोटिवेट करके अच्छे तरीके से, है ना, उनको सपोर्ट करके, गाइड करके उनसे काम करवा रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। तब आप कौन से लीडर की तरह एक्ट करोगे, एज एन अफेक्टिव लीडर की तरीके से आप क्या करोगे, एक्ट करोगे। सो आई होप आपको जो बेसिक डिफरेंस था सक्सेसफुल लीडर और एक जो हमने कि अफेक्टिव लीडर के बीच में क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल लीडर कौन कौन से हो सकते हैं। सक्सेसफुल लीडर हो सकता है आपका ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट कौन सा होगा, वो सिर्फ अपने टास्क के ऊपर फोकस रखेगा। हु जस्ट फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क। कि उसको क्या करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है, उसको एम्प्लॉय से कोई भी लेना देना नहीं है। देन आता है मैकियावेलियन। वो क्या करेगा, बिकम सक्सेसफुल बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स वीकनेस। कि वो कैसे एक सक्सेसफुल लीडर बना, उसके खुद के पास कुछ नहीं था, है ना, उसने जो दूसरे लोग थे उनकी वीकनेस को यूज़ करके वो क्या बन गया, सक्सेसफुल बन गया। उसके बाद क्लाइंबर। क्लाइंबर वो लीडर होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करता है। लेकिन वो गोल के ऊपर क्यों फोकस करता है, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ गुड, अपना स्टेटस चाहता है कि मैंने ये कर दिया, है ना, मैंने ये करवा दिया। उसको अपने पीपल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है एक्सप्लॉइटर। वो क्या करता है कि फियर को यूज़ करता है और फियर और प्रेशर के थ्रू क्या करवाता है, अपना सारा काम करवाता है। तो ये क्या थे, वेरियस टाइप थे सक्सेसफुल लीडर के। अगर हम बात करते हैं एक इफेक्टिव लीडर की, कि इफेक्टिव लीडर के कौन कौन से टाइप होते हैं। कॉपरेटर, ए लीडर हु थिंक्स अबाउट टीम सेटिस्फेक्शन टू अलॉन्ग विद गोल फुलफिलमेंट। वो गोल्स के बारे में तो देखेगा, जैसे कि अगर कोई भी लीडर है, उसे सक्सेसफुल होना है, तो उसे गोल्स को तो अचीव करवाना ही पड़ेगा, है ना। तो जो मेन गोल्स हैं, तो वो साथ साथ टीम की सेटिस्फेक्शन को भी देखेगा। आपका वो क्या होगा, कॉपरेटर। और एक कॉपरेटर क्या होगा, आपका एक इफेक्टिव लीडर, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में या गोल के बारे में नहीं, अपनी टीम के बारे में भी सोच रहा है। देन डेवलपर। डेवलपर क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड। कि वो जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। नो डाउट कि वो काम को भी ध्यान में रखेगा, लेकिन काम से पहले वो फॉलोअर्स के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देगा। देन क्राफ्ट्स पर्सन। दीज टाइप ऑफ लीडर लाइक टू इनोवेट बट नॉट फोकस ऑन गुड, सेल्फ गुड और स्टेटस। मतलब जैसे हमने उसके अंदर बात की थी कि जो एक सक्सेसफुल लीडर है, कि वो क्या करता है कि वो सेल्फ गुड के बारे में देखता है, अपनी स्टेटस के बारे में देखता है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडर है वो इनोवेशन तो करेगा ही, बट किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए या फिर टीम के फ़ायदे के लिए, अपने खुद के सेल्फ गुड के लिए या सेल्फ स्टेटस के लिए नहीं करेगा। देन इंटीग्रेटर टेक न्यू लेटेस्ट आइडियाज़ ऑफ टीम मेंबर, गिव दम फ्रीडम। कि उनको फ्रीडम भी देगा कि अगर किसी भी फॉलोअर के पास या टीम मेंबर के पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, तो वो उनको कैसे मतलब उनको फ्रीडम है कि वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर आपको अब तक समझ आ रहा है देन डू लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है हमारी वीडियो को। और आप इसको अभी बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिकॉज आपके अगर गोल्स बड़े हैं तो उनको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा आपके कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। सो अगर आप कंफर्ट नहीं भी हो रहे ना इस वीडियो को देखने में, तो फिर भी इसको कंप्लीट कीजिए, बिकॉज डिसिप्लिन वही है कि अगर आप वो काम भी करो जो आप नहीं करना चाहते हैं ना, तभी आप अपने गोल्स को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। सो अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द पार्ट ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स, कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है किस चीज़ का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हमारी ये क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक जो मैनेजर है वो पूरे तरीके से आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे हमने पहले बात की, ह्यूमन रिसोर्स कौन सा होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी सारी मैनेजमेंट की, उनको कैसे हमें उनको रेमुनरेशन देनी है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक जो है वो क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ द एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड लाइक टू डायनमिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही डायनेमिक नेचर की है और वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, वो ग्रो करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के ऊपर ज़रूर फोकस करेगी। एक होती है ट्रेनिंग और एक होती है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारी बेसिक काम है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको हम टीच करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, वो आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, कि हमें सिर्फ वही काम नहीं सिखाना जो उनको करना है, हमें उस एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, जैसे द HRD concept was first introduced by Leonard Nedler in a conference in the US. He defined HRD as those learning experience which are organized for a specific time and designed to bring about the possibility of behavioral change, कि हमें क्या करना है कि जो लोग हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर के अंदर हमें चेंज करना है, कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करें बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करें, उनके बिहेवियर को ही कम्प्लीटली हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। द फोकस of all aspects of human resource development is on developing the most superior workforce so that the organization and individual employees can accomplish their work goals and service to the customer, कि जितना भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो ना वो हाईली डेवलप्ड हो। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे कि डेवलपमेंट क्या है, कि हमें उनकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट करनी है, कि जिस जिस तरीके से हमें नीडेड है कि हमें अपने एम्प्लॉय को हम इस वे के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो प्रॉपर वे के अंदर हम उसकी क्या करेंगे, डेवलपमेंट करते रहते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, बिकॉज जो लर्निंग है एक एम्प्लॉय की वो थ्रू आउट द लाइफ ही चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसके मेन गोल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करे, कि ऐसा ना हो कि जो हमारा एक एम्प्लॉय मार्केटिंग कर सकता है, अगर इन फ्यूचर हमें नीड पड़े तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट भी कर पाए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। देन एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ताकि इतनी अच्छे से डेवलपमेंट कर दें हम अपने एम्प्लॉयज़ की कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो और हमारी क्वालिटी भी, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। बिकॉज अगर डेवलपमेंट होगी ना एम्प्लॉयज़ की तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के हमारी डेवलपमेंट हो रही है। सो इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगी, लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेंगे, उसको छोड़ने की नहीं सोचेंगे और बड़े ही मोटिवेशन के साथ और एंथुसियाज्म के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और जब अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स पूरे दिल से है ना, पूरी इफेक्टिवली काम करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। इंटीग्रेटेड पीपल इनटू बिजनेस, कि जो भी पीपल हैं हम उनको इंटीग्रेट करके रखेंगे, अपने साथ जोड़ के रखेंगे, कि उनको एक फील आए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ हमसे काम नहीं बल्कि हमारे बारे में भी सोचती है। ठीक है, सो यही था आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है, ये बहुत छोटा था कंसेप्ट था हमारा जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि ये होती क्या और उसके गोल्स क्या क्या होते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर एनकरेज, यहाँ पे एनकरेज की जगह पे एनकरेज आना था। ठीक है, इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू बी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव, उनको इनकरेज करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप क्या करो,
इफ़ेक्टिवली काम करो ताकि क्या हो सके, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद अकॉर्डिंग ये आपको मीनिंग समझ आ गया कि मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करता है कि आप क्या करो कि इफेक्टिवली काम को करो। उसके बाद हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन एंड अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि हम पीपल को स्टिमुलेट करते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। ठीक है, वैसे तो मोटिवेशन आपको पता ही होगा, है ना, अपनी रियल लाइफ के अंदर। जैसे अब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको कितनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, कि आपको कोई इनकरेज करे कि आप स्टडी करो। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे, आप इस जॉब के ऊपर जाओगे, आपको इतना पैकेज मिलेगा। ये सारा क्या है, एक तरीका है, एक वे है कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आप क्या करो, स्टडी करो। ठीक है। So motivation is one of the most important factor behind the success of any organization। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको खुद की भी सक्सेस, आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कि किसी टाइम पे आप डाउन फील कर रहे हो, है ना, आप मतलब बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको पॉजिटिव करना, ये सारा किसका काम होता है, वो जो पर्सन जो आपको इनकरेज करेगा हमेशा कि नो, यू डोंट हैव टू फील डाउन, यू हैव टू बी पॉजिटिव, हमेशा मोटिवेट करेगा। तो आपकी खुद की सक्सेस के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत है, मोटिवेशन की। और उसी तरीके से एवरी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम इनकरेज करेंगे, अलग अलग रिवॉर्ड्स दे के, उनको रिकग्निशन दे के, हम उनको क्या करेंगे कि उनको मोटिवेट करते रहेंगे, तभी हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो लॉयल फील करेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो भी एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ विल गो वेस्ट इन द लैक ऑफ मोटिवेटेड पीपल। अगर हमारे पीपल ही मोटिवेटेड नहीं है, उनका मन नहीं है काम करने का, तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो डेफिनेट सी बात है क्या हो जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो मोटिवेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। सो आप भी मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, बी मोटिवेटेड। एंड मेरी हमेशा बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के साथ कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जैसे कि आपको आपके सभी ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसको क्या करना है, उसको अपने चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो उसी के अंदर आपको क्या करना है, उसको क्रैक करना है। ये मेरी आपको बेस्ट विशेज़ है। और डेफिनेट सी बात है कि अगर आप इसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहे तो आप ज़रूर कर पाओगे। ओके। जैसे हमने मतलब मैंने आपको अभी बताया कि लीडरशिप मोटर और मोटिवेशन की थ्योरी बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। डेफिनेट सी बात है, मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि वो आपको ज़रूर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आप अपने पार्ट पे मतलब की रहिए कि आपको उसको वॉच ज़रूर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोराल की। एम्प्लॉई मोराल इज़ डिफाइन एज द एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन and overall outlook of employees during their association with an organization और a business। कि अगर आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उस वर्क को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, कि आपको ये लगता है कि वो बिल्कुल घटिया सा ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत सेटिस्फाइड हो उसके अंदर काम करके, या आप बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके। मतलब जो भी आपकी एटीट्यूड है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मुराल। मुराल को अगर हम हिंदी के अंदर बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मनोबल। ठीक है। ये आपकी थ्योरीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। मोराल क्या है, आपका मनोबल। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मनोबल। ठीक है। फिलिपो हैज़ डिस्क्राइब मोराल एज अ मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड, कि ये क्या है, पीपल की मेंटल कंडीशन है और क्या है, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच डिटर्मिनेट देयर विलिंगनेस टू कॉपरेट। कि वो लोगों का एटीट्यूड ही बताता है ना कि वो एक ग्रुप के साथ कॉपरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और गुड मोराल कब होगा, एम्प्लॉयज़ एंथुसियाज्म, कि बहुत ही एंथुसियास्टिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो बड़े ही वॉलंटरी तरीके से वर्क को ले रहे हैं, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो विलिंग है कॉपरेट करने के लिए भी, है ना, विद अदर्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो सारे के सारे वो क्या होगा, आपके गुड मोराल को रिप्रेजेंट करेगा। देन आता है आपका पुअर मोराल इज़ एविडेंस्ड बाय सरलीनेस, मतलब कि आप वर्क नहीं करना चाहते, इनसबॉर्डिनेशन एंड फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट एंड डिसलाइक द जॉब। ठीक है।
तो आपका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका गुड मोराल है। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर उस जॉब को लेकर आप उस जॉब को पसंद नहीं करते, वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं करते, वहाँ पे कंपनी को, है ना, तो आपका मोराल क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। लेकिन क्या हम मैम जो मोराल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं? जैसे हमने देखा कि मोटिवेशन तो हम मोटिवेट तो कर सकते हैं लोगों को, क्या हम जो पुअर मोराल है उसको भी गुड मोराल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप पुअर मोराल को भी गुड मोराल के अंदर कन्वर्ट कर सकती हो। देन हाउ मैम? इंसेंटिव्स के थ्रू बच्चा, इंसेंटिव के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक पुअर मोराल को गुड मोराल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड्स देंगे हम उनको, कि रिवॉर्ड्स क्या होंगे, हम उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे देंगे कि उनको अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छे जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ उनकी कोऑपरेशन अच्छे से बना देंगे। इस तरीके से ये अलग अलग वेज़ होते हैं जिसके अंदर क्या करता है एक मैनेजर या फिर एक लीडर अपने जो एम्प्लॉइज़ का पुअर मोराल है उसको कन्वर्ट करता है गुड मोराल के अंदर, ताकि वो एंथुसियास्टिकली क्या कर सके, वर्क कर सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर एंड द ओल्ड फ्रेंच वर्ड कम्युनिकेशन विच मीन टू शेयर। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है? शेयर करना। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़ विद समवन, कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं अगर हम उनको एक्सचेंज करते हैं वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं कि जो भी मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, और अगर आप कमेंट करोगे वो मुझे क्या मिलेगा, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वो मुझे आपका क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस होगी। इट टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। कम्युनिकेशन हम हर टाइम हमारे साथ साथ चलती रहती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, हर टाइम हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टीचर्स के साथ। In simple word, communication is the interaction between a sender and a receiver। कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेशन। सेंडर कौन होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं क्या हूँ, एक सेंडर हूँ, कि मैं अपना जो भी मैसेज है, आइडिया है, या ये जो नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप इस नॉलेज को ले रहे हो, इसको रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या होगे, रिसीवर। ठीक है, जो हमारे बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है वो क्या है, एक कम्युनिकेशन है। अब हम बात करेंगे आपकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस किस तरीके से हमारे जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो जा रही है। हम अपना एग्जांपल लेके बड़े ही इजीली इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेंडर, मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज को क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो हु आई एम ए सेंडर। सो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको कौन स्टार्ट करता है, एक सेंडर स्टार्ट करता है। देन एनकोडिंग, कि जो भी मैंने आपको डिलीवर करना है, जो ये जितना भी लेक्चर है या फिर मैनेजमेंट के बारे में जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मैंने इनकोडिंग की। ठीक है, कि जिस तरीके से, जिस वे के अंदर मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, इनकोडिंग। फिर क्या हुआ, एक मैसेज। ठीक है, एनकोडिंग के थ्रू वो क्या बन गया, वो एक मैसेज बन गया। और मैसेज, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जो मान लीजिए जो हमारी पिपटेज हैं, ये हमारा क्या है, एक मैसेज है। देन चैनल, कि जो मैसेज था वो किस चैनल के थ्रू जाएगा। जैसे अभी हम किसके थ्रू यूट्यूब एज अ चैनल, या फिर हम कोई डिजिटली हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, तो सोशल मीडिया क्या हो जाएगा, एक चैनल हो जाएगा। देन रिसीवर, आप लोग इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो तो आप क्या करोगे, रिसीवर। और रिसीवर के पार्ट पे क्या होती है, डिकोडिंग, कि जब भी सेंडर क्या करता है, किसी भी मैसेज को शेयर करता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एनकोडिंग करेगा, कि अपने अकॉर्डिंग उस मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, कि वो उस मैसेज को किस तरीके से समझ पा रहा था। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जिस तरीके से सेंडर अपनी बात को पहुंचाना चाहता है उस तरीके से वो रिसीवर के पास नहीं जा पाती। ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है। ये किसकी वजह से हो सकता है, कि अगर हमारा डिफरेंस आ जाए एनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में, और अगर
जो रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन सही से पहुंच गई, उसने रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर रही, तो वो क्या देगा, फीडबैक देगा। जैसे कि अभी आप क्या करोगे, लाइक करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, है ना। तो ये आपकी क्या थी, एक ओवरऑल प्रोसेस थी कम्युनिकेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की। कम्युनिकेशन चैनल्स आर द मीडियम थ्रू विच सेंडर ट्रांसमिट देयर मैसेज, कि जो भी सेंडर का मैसेज है, आइडिया है या नॉलेज है, कुछ भी उसने रिसीवर को शेयर करनी है, तो वो किस मीडियम के थ्रू करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस चैनल्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि कौन कौन से वेरियस चैनल्स हो सकते हैं। फेस टू फेस, कि हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ईमेल, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, कि बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स। एंड आई होप कि आप सभी लोग अवेयर हो गए हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, कि जो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस in which message, ideas और information transmitted by word of mouth, कि हम word of mouth के थ्रू क्या करते हैं, oral communication करते हैं। Then written communication is a process in which information is sent in writing और printed form। जो मैं आपको explain कर रही हूँ वो क्या है, oral communication। और जो आप इस PPT के ऊपर, इस PDF के ऊपर देख रहे हो वो क्या है, एक रिटन कम्युनिकेशन, कि जो लिखा हुआ है उसको हम रिटन कम्युनिकेशन, और जो हम बाय वर्ड ऑफ माउथ बोल कर बताते हैं तो वो क्या आती है, आपकी ऑरल कम्युनिकेशन। अब ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि जो मैसेज ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाएगी, अगर हमें किसी को बोल के बताना तो हम जल्दी जल्दी बता देंगे। एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या, थोड़ी सी स्लो होती है, बिकॉज थोड़ा सा हमें रिटन में टाइम लगता है ना, अगर हम टाइपिंग वगैरह भी करते हैं। ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, बिकॉज हमारे पास प्रूफ नहीं होता, जल्दी से हमने जो बात बोल दी। मान लीजिए हमने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोला किसी और फ्रेंड को, है ना, तो उसके अंदर क्या है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही कंसाइज होती है, क्योंकि लिखा होता है, हमारे पास प्रूफ होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के लो चांसेस होते हैं। ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर क्विक फीडबैक मिलेगा, हमने किसी से वो बात कही किसी को, तो वो डेफिनेटली उसी वक्त हमें क्या मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा फीडबैक भी स्लो मिलेगा। ऑरल कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी लेस होती है, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता हमारी कम्युनी जो हमने बात की उसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, उसकी हम ज़रूर बिलीव करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये मिल जाए, है ना, कि जो आपका साइबी एग्ज़ाम है वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, अगर वो ऑरली बताएगा तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। लेकिन अगर वो रिटन में नोटिस शो करेगा, किसके द्वारा, साइबी के द्वारा, कि रीजन हम क्या कर रहे हैं, साइबी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप क्या करोगे, उसके ऊपर बिलीव करोगे। इसी वजह से जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है। चैनल कि ऑरल कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू, फेस टू फेस, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कैसे होगी, ईमेल के थ्रू, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, सर्कुलर, नोटिसेस के थ्रू। ऑरल कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई भी लिटरेसी की रिक्वायर्ड नहीं है, और रिटन के लिए रिक्वायर है टाइम टेकन, कि जो हमारी ऑरल कम्युनिकेशन है उसके अंदर लेस टाइम लगता है, और जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सो नेक्स्ट आपका आता है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। Verbal communication is a communication that takes place through spoken words or any written text or messages, कि हम कुछ बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके रिटन और ओरल दोनों कम्युनिकेशन आ जाएगी। फिर मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स को यूज़ करोगे किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, वो आपकी क्या होगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ बोलकर या लिख के बता रहे हो तो मैं उसको अच्छे से समझ पाऊँगी, लेकिन अगर आप कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हो, है ना, तो मैं उनको अच्छे से नहीं समझ पा रही, तो वो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है समझनी। उसके बाद फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन, कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है ना, वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है।
कि हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, है ना। बिकॉज जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो हम लाउड स्पीकर्स, ऑडियो, रिटन मैसेजेस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन के बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके मुझे जेस्चर्स देखने हैं, आपकी हैंड्स की मूवमेंट देखनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, तो उसके लिए मेरी आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी मैं आपकी बात समझ पाऊँगी, ऐसे तो नहीं ना। देन एविडेंस, वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम रिटन के अंदर कर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस होंगी, लेकिन क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रूव कर सकते हैं भी उसने ऐसे किया था, है ना। अगर कोई वीडियोग्राफी वगैरह है तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम कोई भी लेटर, स्पीच, ऑडियो को लेके चल सकते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको हैंड वेव कर रही हूँ जस्ट फॉर सेइंग हेलो, मैं बोल कुछ भी नहीं रही, जस्ट अपने हैंड को वेव कर रही हूँ, है ना। तो या फिर मैं बाय करने के लिए वेव कर रही हूँ, तो ये क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। और जो भी आपकी हमने पहले बात कर ली कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, आपके स्पोकन वर्ड, आपके रिटन टेक्स्ट मैसेजेस, और नॉन वर्बल के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। अभी आपको मैं एक टिप भी दे देती हूँ कि डेफिनेट सी बात है कि आप अपनी जो हार्ड वर्क है इसके साथ आप जो हमारा थर्ड फेज़ है इंटरव्यू तक डेफिनेटली पहुंचोगे, और इंटरव्यू पे ना आपको डेफिनेटली वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी लेके चलना, बिकॉज आपकी फेस एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारा का सारा कुछ कहाँ पे नोटिस होगा, इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपकी क्या होगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, तो वहाँ पे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को साथ में लेके चलोगे, इंटीग्रेटेड वे के अंदर क्या करोगे, इंटरव्यूअर के साथ कम्युनिकेट करोगे। अब बात आती है आपकी अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन वेयर द फ्लो ऑफ मैसेज फ्रॉम लो लेवल टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि लो लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक अगर हमें कोई भी बात करनी है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि टीचर्स ने पहले एचओडी को बात बताई, एचओडी ने उसके बाद किसके पास की, प्रिंसिपल के, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी अपवर्ड। टीचर ने पहले एचओडी को बताया, एचओडी के बाद वो एचओडी ने किसके साथ कम्युनिकेट किया, प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन की लो लेवल टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, की लो से वो टॉप की तरफ जा रही है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद आएगी आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये किस तरीके से जाएगी, ये आपकी जाएगी फ्रॉम टॉप, ठीक है, ये आपका टॉप है, टॉप से ये लोअर लेवल तक जाएगी। जैसे कि प्रिंसिपल ने पहले एचओडी को कुछ मैसेज दिया, देन एचओडी ने टीचर्स को, एंड देन आगे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को, ठीक है। इस तरीके से जो जाएगी वो आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर अगर मान लो है ना, प्रिंसिपल को कुछ छुट्टी का मैसेज देना है तो एचओडी को देगा, एचओडी आगे टीचर्स को, एंड टीचर्स आगे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को। ये आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और उसके बाद आपकी क्या आएगी, लेटरल कम्युनिकेशन। अब हमने देख लिया कि लो लेवल टू टॉप मैनेजमेंट और टॉप टू लो लेवल किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, लेकिन अगर जो टीचर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि आपके कॉमर्स टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, लिटरल कम्युनिकेशन। मतलब लिटरल कम्युनिकेशन क्या होगी, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टेक प्लेस एट सेम लेवल ऑफ हायरार्की, कि उनके अंदर कुछ भी टॉप एंड लो नहीं है, वो सेम लेवल ऑफ हायरार्की के पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी क्या आ जाएगी, लेटरल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होती है। जैसे हमने अभी बात की कि इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि टू और मोर पर्सन के बीच में एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, लेकिन वो जो है कम्युनिकेशन यूज़फुल नहीं होगी अगर वो जो मैसेज सेंडर रिसीवर को देना चाहता था उसी वे के अंदर रिसीवर ने उसको रिसीव नहीं किया। मतलब कि जो मीनिंग था मैसेज का, या तो वो मिस इंटरप्रेटेड हो गया या फिर वो डिस्टॉर्टेड हो गया। ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं होने देते,
there is a wide range of barriers which obstructs the flow of communication and its effectiveness, कि जो भी हमारी communications है उसको वो obstruct कर देते हैं. The different categories of barriers to effective communication are given below. So अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके से बैरियर्स हैं. बैरियर्स क्या होते हैं? वो सारी चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन को obstruct कर रही हैं, उसको मतलब कि जिस वे के अंदर हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे रिसीवर के पास, उस वे के अंदर नहीं पहुंच पा रहा. तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि आपका क्या आएगा? टेक्निकल बैरियर. टेक्निकल बैरियर के अंदर क्या आपकी कोई भी हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है ना. फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं. अगर आपके फ़ोन में नेट पैक ख़त्म हो जाए, है ना, और आपके फ़ोन की बैटरी लो हो जाए, तो डेफिनेट सी बात है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बीच में ही रुक जाएगी. ये किस तरीके का बैरियर है? ये हमारा टेक्निकल बैरियर है. या फिर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, आपका पीसी बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, सीपीयू में नॉइज़ है. ये सारा का सारा क्या आ जाएगा आपका टेक्निकल बैरियर्स के अंदर, कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्जन्स अलग अलग हैं, आपको टेक्नोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना. या फिर नॉइज़ भी क्या हमारा आएगा कि मतलब नॉइज़ तो हमेशा ही एज अ बैरियर एक्ट करता है किसी भी चीज़ के अंदर. नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. लोकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कि अगर हमारी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, कि रास्ते में आते आते वो जो मैसेज था वो डिस्टोर्ट हो गया, हमारे अराउंड जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो वॉइस है, कि मेरी जो वॉइस है फॉर एग्जांपल आपको ऑडिबल ही नहीं है, तो आप कैसे उस मैसेज को समझ पाओगे. नॉइस इन द इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा नॉइस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टाइम है, कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन. ये सारी की सारी चीज़ों से क्या होगा? हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, कि जो भी मैसेज एक सेंडर रिसीवर के तक पहुंचाना चाहता है, या तो वो पहुंचेगा ही नहीं, या फिर पहुंचेगा तो वो कुछ और ही बन के पहुंच जाएगा, जो एग्जैक्ट मैसेज है वो आगे नहीं जाएगा. If the location of the sender and receiver is such that it is too noisy, कि उनकी लोकेशन ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा नॉइसी है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, then the message will not be transmitted effectively and there will be again miscommunication. If they are communicating verbally, then problem may arise if they are not audible to each other. जैसे हमने अभी बात की कि अगर वो ऑडिबल नहीं है, अगर वो वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, या फिर यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल रखा कि मैंने बोला आई स्क्रीम, लेकिन हो सकता है कि आपको वो खाने वाली आइसक्रीम लगी हो, है ना. तो ये सारी भी एक क्या है? ये भी एक बैरियर है किसका? कम्युनिकेशन का. ओके, ये आपके क्या थे? फिजिकल बैरियर्स. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपको कुछ दे दिया जाएगा. जैसे आपको बोल दिया कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा बैरियर है? कि वो आपका सिमेंटिक बैरियर है, आपका फिजिकल बैरियर है. तो उसके अंदर आप इसका बताओगे कि ये क्या है? हमारा सिमेंटिक बैरियर है. अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर कि सिमेंटिक बैरियर के अंदर क्या होता है. हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, पंक्चुएशन से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड जो भी बैरियर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेंटिक बैरियर. या फिर हम डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, मान लो कि मैं ना आपको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर टीच कर रही हूँ और आपका फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कोई लेना देना ही नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है ना कि हमारे बीच में क्या होगी? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी. इसके अंदर भी ये देखो, मिसकम्युनिकेशन कैन अराइज इफ़ वन टेक्स द लिटरल मीनिंग, कि हम किसी चीज़ का लिटरल मीनिंग बता रहे थे, लेकिन इट इज़ कन्वेइंग द फिगरेटिव मीनिंग, कि एक्चुअल में मैं आपको कुछ फिगरेटिव मीनिंग बता रही थी, लेकिन आपने उसका क्या ले लिया? लिटरल मीनिंग ले लिया. फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस, इस चीज़ को देखो, मैरी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द मैच. ये क्या था? मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एक फिगरेटिव मैसेज दिया था, ठीक है, कि शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. मैं आपको ये क्या बताना चाहती थी? मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैरी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द मैच, कि मतलब वो मैच विन करने के बाद बहुत हैप्पी होगी. लेकिन आपने इसका मतलब क्या ले लिया? कि शी वॉज ऑन क्लाउड्स इन रियलिटी, कि वो रियलिटी में ही क्लाउड्स पे थी. ठीक है, ये भी जो आएगा, ये भी एक तरीके की क्या कर रहा है? मिसकम्युनिकेशन इंक्रीज़ कर रहा है. इसके अलावा अगर आपकी पुअर वोकैब है, तो वो भी क्या करती है? हर्डल्स क्रिएट करती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर. ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारा किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स का.
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे कि अगर कोई भी सुबॉर्डिनेट अपने जो सुपीरियर था उससे बात करना चाहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि सुबॉर्डिनेट को अलाउड ही नहीं है कि वो अपने सुपीरियर से डायरेक्ट बात कर सके। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है कि वो एक मैसेज डिलीवर करना चाहता था लेकिन ही वॉज अवॉइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कि वहाँ पे रूल ही नहीं है, उनकी पॉलिसी की नहीं है कि एक सबॉर्डिनेट क्या है वो सुपीरियर से डायरेक्ट ले जाके बात कर सके, उसको बीच में जो उसके हैं उनसे बात करके वो उसकी बात आगे जाएगी। ठीक है। कॉमन कॉजेज़ फॉर दिस में इंक्लूड स्ट्रिंजेंट रूल्स, है ना, कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, ये सारा का सारा क्या, जैसे कि ये भी हमने बात की है ना कि सुपीरियर आर अथॉरिटेरियन एंड नॉट रेडी टू लिसन, कि वो सुनना ही नहीं चाहते सुबॉर्डिनेट्स को, तो किस तरीके से सुबॉर्डिनेट्स अपने मैसेज उनके पास करेंगे अगर उनकी पॉलिसीज़ एंड रूल्स ही ऐसे हैं कि वो अच्छे तरीके से जो मैसेजेस हैं वो एम्प्लॉयज़ आगे डिलीवर नहीं कर सकते। ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हम आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर्स इम्प्लाई दैट कम्युनिकेशन इज obstructed ड्यू टू ओपिनियन, एटीट्यूड, इमोशन। ये या तो हमारा ओपिनियन कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपने ना मेरे बारे में पहले ये ओपिनियन बना रखा, आपने मेरी कोई भी क्लासेस वगैरह तो अटेंड नहीं की, लेकिन आपके मन में ना वैसे ही आपने एक ओपिनियन बना लिया कि ये मैम तो ना अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आप मेरी वीडियोस को सुनोगे नहीं, बिकॉज आपने पहले ही प्री जजमेंट कर रखी है। ठीक है। उस तरीके से एटीट्यूड कि आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, तो आप क्यों एजुकेशनल वीडियोस लगाओगे, आप एंटरटेनमेंट वीडियोस देखोगे, है ना। आपका इमोशन, मतलब आप इमोशनली आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका मन नहीं लगेगा स्टडी के करने के अंदर। तो ये सारे बैरियर्स क्या होंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। इफ़ एनी वन ऑफ द सेंडर और रिसीवर और बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो गलत बता रही हूँ, तो डेफिनेट सी बात है कि आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगे और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं होगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। पर्सन्स विद इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैव डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। कुछ लोग होते हैं ना वो शाय नेचर के होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि उनको भी डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन करने के अंदर। It is difficult for a person to communicate when she is angry, sad or worried, as she will not be able to focus, है ना। हमारे इमोशंस, हम बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, वर्ड हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम क्या नहीं कर सकते, अफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। तो समझो फिजियोलॉजी क्या है, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। मतलब कि जो भी हमारी नॉर्मल फंक्शंस हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग की स्पेशल सेंसेस हैं अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, देन इट कैन लीड टू फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे आपकी पीपल सफरिंग फ्रॉम डेफनेस, ठीक है, वो डेफ हैं, डम्ब हैं, उनकी विजन इम्पेयरमेंट है, स्पीच को लेके डिसऑर्डर हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो इन सभी को क्या आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी किसके अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे परसेप्चुअल बैरियर्स की। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज डिपेंड अपॉन हाउ वी परसीव इट, कि किस तरीके से हम उसे ले रहे हैं थ्रू अवर डिफरेंट सेंसेस। इवन पीपल गोइंग थ्रू सेम एक्सपीरियंस विल हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, कि अगर हम सेम चीज़ को भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि हम डिफरेंट तरीके से परसीव करें। जैसे कि हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर कोई भी ग्लास है, इफ़ देयर इज़ अ हाफ फिल्ड ग्लास, तो सम पीपल वो क्या परसीव करेंगे, इट्स हाफ एम्प्टी एंड अदर विल कंसिडर इट्स हाफ फिल, कि वो डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं उसको परसीव कर लेते हैं। बोथ आर नॉट रॉन्ग इन देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। देयर कैन बी many other examples from our daily life in which the difference of perception resulted in misunderstanding and had serious consequences। कि हम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि कई बार सेम चीज़ को हम डिफरेंट वे के अंदर क्या करते हैं, परसीव कर लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही था, अब हमारा रह गया है लास्ट टॉपिक,
ठीक है। सो आपने जो आपकी मैनेजमेंट थी ना उसके विज़न को फुलफ़िल कर रही है, सिर्फ आपकी लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरीज ही रह गई हैं। वो डेफिनेटली आप अभी इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपके जो लीडरशिप एंड मोटिवेशन की थ्योरीज हैं ना उनको आप क्या कर लो, कवर कर लो, ठीक है। तो हम जल्दी से हमारा जो लास्ट पार्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। और इसको कवर करने से पहले अब अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। ओके, सो ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। हम सभी लोग क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बिज़नेस के अकॉर्डिंग लेके चलें है ना कि बिज़नेस के अंदर किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो अब हम देख ही रहे हैं कि हर जो बिज़नेस है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, डिजिटली ऑपरेट कर रहा है। अगर हम कम्युनिकेशन का एग्जांपल लें तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, हमारी मैनेजमेंट के अंदर, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड इन केस अगर आपको इस होल वीडियो का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो आप अभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ लो एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर देम योर डाउट, है ना। सो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड अप करते हैं। सो कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।